बीकॉम द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सत्र, हिंदी द्वितीय भाषा, प्रश्न पत्र 4 या चतुर्थ, और इसका शीर्षक है संप्रेषण मूलक तथा व्यावसायिक हिंदी, भाग 4। वैसे 2 है ये भाग 2। तो संप्रेषण मूलक तथा व्यावसायिक हिंदी भाग 2 में हमें क्या पढ़ना है, इसका पाठ्यक्रम मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, और अगले शुक्रवार से आपको इसके अलग अलग स्लाइड्स, अलग अलग पीपीटी, पीडीएफ आपको दी जाएगी। उसके आधार पर आपको अध्ययन करना है, और यह हमारा जो आभासी तासिका वो शंका निरसन के लिए केवल रहेगी। देखिए, मैंने इससे पूर्व भी अनेक बार कहा है कि बीकॉम का पाठ्यक्रम बीए बीएससी के पाठ्यक्रम से अलग है। इसका कारण यह है कि कॉमर्स जो विद्या शाखा है, जिसे हम वाणिज्य कहते हैं, उसमें साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो मतलब कहानी, उपन्यास या कविताएं आपके पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई इस वर्ष। उसके स्थान पर अधिकतर वाणिज्य विषय से संबंधित ज्ञान हिंदी भाषा में से किस प्रकार से आपको मिलेगा, इस पर चर्चा है। मैं फिर से पाठ्य पुस्तक का नाम आपके सम्मुख रखता हूं, संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी, संपादक हिंदी पाठ्यक्रम समिति, या जिसे अध्ययन मंडल भी कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, ओरिएंटल ब्लैक स्वैन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक है, जो मैंने आपको दिखाई थी, और जिसकी 10 प्रतियां लगभग हमारे महाविद्यालय में लाकर रखी हुई है ग्रंथालय में। अब देखिए, तीसरे सत्र का पाठ्यक्रम मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा, केवल इतना कहना चाहूँगा कि उस समय छात्रों ने अच्छा प्रतिसाद नहीं दिया, इसलिए चौथे सत्र का पाठ्यक्रम कठिन लग सकता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि वाणिज्य और व्यापार के लिए किस प्रकार का लेखन करना है। यानी देखिए कि सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल बातें कुछ भी हों, लेकिन वाणिज्य विद्या शाखा का अध्ययन करने वाले छात्र को बड़े से रजिस्टर में हर रोज कुछ न कुछ लिखना पड़ता है, और इसमें क्या लिखना है, आपको किस प्रकार से लिखना है, इसका हम कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कि इस चौथे सत्र के पाठ्यक्रम में पहला शीर्षक है वाणिज्य व्यापार लेखन, यानी वाणिज्य संबंधी और व्यापार संबंधी जो लेखन होता है, उस लेखन को लेकर के यहाँ हमें चर्चा करनी है। तो इसमें देखिए अलग अलग है। पहली चीज है प्रारूपण, जिसको उर्दू में मसौदा कहा जाता है, मराठी में मसूदा कहा जाता है, हिंदी में प्रारूप कहा जाता है। ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप किसी भी पत्र का हो सकता है। ध्यान रहे, हर कार्यालय में एक अकाउंटेंट रहता है। अकाउंटेंट अर्थात जो वाणिज्य की गतिविधियां देखता है, और वो जो पत्र उसे आएंगे और वो जो पत्र लिखेगा, आगे जाकर के उन पत्रों के उत्तर लिखेगा, उसका एक विशिष्ट मसौदा होता है, उसे प्रारूपण कहा जाता है। मतलब देखिए कि एक प्रकार के ही पत्र हर ओर नहीं लिखे जाते, लेकिन लगभग ढांचा वही रहता है, पत्र का ढांचा वही रहता है, उसको कहते हैं प्रारूप। यानी इस प्रकार से उसका एक ढांचा है, इस ढांचे में इस प्रकार से लिखना है, जिसमें पत्र का जो लेटर हेड होता है, वह उसमें अपनी संस्था का नाम, उस संस्था का प्रमुख व्यक्ति उसका नाम, उसके उपरांत दिनांक का कॉलम, उसके उपरांत स्थान, यानी एक महत्वपूर्ण चीज होती है
वह होता है पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक, दिनांक, उसके उपरांत प्रेषिती का पता। ध्यान रखिए, प्रेषिती जिसको पत्र भेजा जा रहा है वह व्यक्ति। और उसकी शुरुआत कैसे करनी है? जैसे मराठी में प्रति से शुरू करते हैं, अंग्रेजी में टू से करते हैं, तो हिंदी में वो करते हैं सेवा में या सेवायाम से। उसका डिटेल में हम देखेंगे आगे, लेकिन एक ढांचा इस प्रकार का होता है। उसके उपरांत प्रेषिती का नाम, प्रेषिती का पता, उसके उपरांत विषय, विषय के उपरांत अगर इस विषय पर पहले कभी पत्राचार हुआ हो तो संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ के उपरांत फिर आप संबोधित करते हैं, महोदय, उपरोक्त विषयानुसार मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि, इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। और उसके उपरांत जो पत्र में लिखना है वो लिखें, और लिखने के उपरांत जब पत्र पूर्ण होता है तो बाईं तरफ, पत्र के डाव्या बाजूला बाईं तरफ उस पत्र के साथ क्या क्या संलग्न अन्य चीजें हैं, संलग्न पत्र, सोबत मराठी में जिसे कहा जाता है। और हो सकता है कि एक ही प्रकार का पत्र अनेक लोगों को भेज दिया जाए, तो उसमें नीचे प्रतिलिपि आएगी, किस किस को इसकी प्रतिलिपि आप भेज रहे हैं। और फिर स्वाक्षरी होगी, मतलब स्वनिर्देश होगा, यानी जो पत्र प्रेषक है, प्रेषक अपना निर्देश करेगा भवदीय के रूप में या आपका के रूप में, जिससे मराठी में तुमचा, केवल तुमचा इस प्रकार लिखा जाता है। अंग्रेजी में योर्स लिखा जाता है, योर्स फेथफुली, आपका विश्वास भाजन, या केवल भवदीय से भी चलेगा। फिर उसके बाद प्रेषक जो होता है वो अपने हस्ताक्षर करेगा, और उन हस्ताक्षरों के उपरांत अपना नाम लिखेगा, और अपना नाम लिखने के बाद अपना पद लिखेगा। ये उसका ढांचा है, इसे कहा जाता है प्रारूप लेखन। प्रारूप के बाद आता है टिप्पण लेखन। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर है। टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट होती है, लेकिन ये जो टिप्पण है, नोटिंग है, इस नोटिंग में मतलब समझिए कोई एक पत्र है, किसी एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय में आया हुआ है, मतलब प्रेषक कार्यालय और प्रेषिती कार्यालय में जो पत्र व्यवहार हो रहा है, तो प्रेषक के, प्रेषिती के कार्यालय में जब वो पत्र आएगा तो उस पत्र को सबसे पहले पढ़ेगा एक सामान्य क्लर्क, और वह अपने बड़े व्यक्ति के पास, अपने बड़े साहब के पास वो पत्र देगा, और उस पत्र पर कोई नोट लिखेगा, मतलब ये इतने दिनों में इसका काम होना चाहिए, या इस व्यक्ति के द्वारा ये काम करवाना चाहिए, तो उसे टिप्पण कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। तो प्रारूपण के बाद टिप्पण, टिप्पण के बाद संक्षेपण। आपने बहुत बार 10वीं तक, 12वीं तक एक तृतीयांश करा, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिखा होगा। तो 2-3 बड़े परिच्छेद दिए होंगे, और इन परिच्छेदों का सार लेखन संक्षेपण होता है। संक्षिप्त करके किसी प्रकार के भाव या विचार या तथ्य को बिना तोड़े मरोड़े कम से कम शब्दों में उसका सार आपके सम्मुख रखा जाए, उसे संक्षेपण कहते हैं। और अगला जो लेखन है आपके पाठ्यक्रम में, वह है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट राइटिंग। समझिए कोई कार्यक्रम हुआ है महाविद्यालय में या कहीं भी और, तो उस कार्यक्रम में या उस उपक्रम में उद्घाटन सत्र से लेकर के समापन सत्र तक, धन्यवाद ज्ञापन तक क्या क्या हुआ उसको लिखना, ये एक प्रतिवेदन होता है। ये केवल कार्यक्रम का हुआ। तो ऐसा बहुत बार ऐसे प्रतिवेदन किए जाते हैं। कभी कभी कोई घोटाला हो जाता है, उस घोटाले पर कोई आयोग या समिति बिठाई जाती है, जांच समिति, जांच आयोग बिठाया जाता है, और वो जो रिपोर्ट करता है उसको भी प्रतिवेदन कहते हैं। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वाणिज्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में लिखनी होती हैं। तो देखिए कि वाणिज्य और व्यापार लेखन में सबसे पहले हमने देखा प्रारूपण आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है, दूसरी चीज है टिप्पण, तीसरी संक्षेपण, चौथी प्रतिवेदन। इसके साथ ही आपको दूसरे भाग की ओर जाना पड़ेगा। मतलब अब तक आपने जो वाणिज्य व्यापार संबंधी लेखन में प्रारूपण, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है, उर्दू में मसविदा कहा जाता है, मराठी में मसूदा कहा जाता है, वो आपको आना चाहिए। फिर उस मसौदे के ऊपर
बड़े साहब के द्वारा जो लिखा जाता है वो समझना, उसे टिप्पण या नोटिंग कहा जाता है। अनेक बार विस्तृत पत्र होते हैं, उस विस्तृत पत्र का सार आपको लिखना पड़ता है, तो उसे संक्षेपण कहा जाता है। और कभी किसी कार्यक्रम उपक्रम का जो रिपोर्ट राइटिंग की जाती है उसको प्रतिवेदन लेखन कहा जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का लेखन आपके पाठ्यक्रम में है। आपको ये संजीदगी से पढ़ना पड़ेगा, गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। उसके उपरांत हम देखते हैं कि बैंकिंग और हिंदी भाषा। अब ध्यान रखिए कि वाणिज्य के महत्वपूर्ण जो स्थान होते हैं, यानी वाणिज्य जहाँ चलता है, जहाँ व्यापार चलता है, ये तो अलग हुए, बाजार, व्यापार का स्थान वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत बार 2 कार्यालयों से आपका मतलब वाणिज्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत बार जाना पड़ता है। वो है एक LIC और दूसरा है बैंक। LIC का कार्यालय और बैंक का कार्यालय, यानी इंश्योरेंस का कार्यालय है, बीमे का कार्यालय है, और जहां आप पैसे रखते हैं उस बैंक का भी काम आपको देखना पड़ता है। बैंक के लिए हमारे यहाँ अधिकोष कहा जाता है अब, लेकिन वो प्रचलित शब्द नहीं, इसलिए हम बैंक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा से बैंकिंग के कार्य किए जा सकते हैं क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक में जाने पर जो आपको प्रारूप दिया जाता है डिमांड ड्राफ्ट का या किसी और का, वो द्विभाषी होता है, मराठी या अंग्रेजी में होता है अगर राज्य स्तरीय बैंक हो, और अगर राष्ट्र स्तरीय बैंक हो तो उसमें हिंदी या अंग्रेजी में होता है। आप धड़ल्ले से अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर लेते हैं, चल जाते हैं। लेकिन हम कितने दिनों तक एक विदेशी भाषा के आधार पर अपने सारे व्यवहार करेंगे। ध्यान रखिए, हमारी राजभाषा अगर हिंदी हमने स्वीकार की है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने हिंदी को स्वीकार किया है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें जितना भी लेखन कार्य है, कम से कम हस्ताक्षर तो हमें अपनी देवनागरी लिपि में करने पड़ेंगे, हिंदी में करने पड़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग होती क्या है। जैसे अभी हमने पहले 4 बातें, प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और प्रतिवेदन को एक कार्यालय का माहौल समझना पड़ता है। आवती क्या है, यानी आवती की पंजी कहाँ की जाती है, उसका उसकी नोंद कहाँ की जाती है, से लेकर के उस पत्र का उत्तर देने तक, यानी जिसे हम मराठी में जावक विभाग, आवक और जावक विभाग कहते हैं, वो सारा का सारा आपको समझना पड़ेगा, वो कार्यालयीन सिस्टम। उसी प्रकार बैंकिंग और हिंदी भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग होती क्या है, बैंक होता क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंक में पैसे किस प्रकार रखे जाते हैं, किस प्रकार उस पर ब्याज लगाए जाते हैं, किस प्रकार कर्जे लिए जाते हैं, कर्जे पर किस प्रकार के ब्याज होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं। मतलब जो आपके वाणिज्य का बहुत बड़ा भाग इस बैंकिंग क्षेत्र में कार्य में आता है। फिर उसके उपरांत बैंकिंग का सामान्य परिचय प्राप्त करने के उपरांत, सामान्य परिचय प्राप्त करते समय किसी भी एक बैंक की जिस शाखा में आप जाते हैं उसका शाखाधिकारी कौन होता है, उसका अकाउंटेंट कौन है, उसका खजांची कौन है, उसका पैसे वितरित करने वाला व्यक्ति कौन है, पैसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन है, चपरासी कौन है, ये सारी बैंकिंग की प्रणाली को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, आप सभी छात्र, चाहे वो ओपन के छात्र हो या अन्य कैटेगरी के छात्र हो, आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलती होगी। आपका अकाउंट कॉलेज में बनवाया होगा आपने, किसी अन्य बैंक में किसी ने पोस्ट में निकाला होगा, किसी में महाराष्ट्र बैंक में है, किसी अन्य बैंक में। तो ये जो व्यवहार आपके होते हैं उसमें अधिकतर पारदर्शिता लाने के लिए धनादेश के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या चेक के द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं, और आजकल बहुत सारे व्यवहार ऑनलाइन भी हो रहे हैं, अलग अलग ऐप्स के द्वारा हो रहे हैं, गूगल पे के द्वारा हो रहे हैं, फोन पे के द्वारा हो रहे हैं, भीम ऐप के द्वारा हो रहे हैं, अलग अलग। लेकिन इन सब का एक यूं कहेंगे कि लेखा जोखा जो होता है वो बैंक में होता है, आपके पासबुक में होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। फिर उसके उपरांत
बैंकों में हिंदी का प्रयोग कैसे करें, यानी बैंकों में हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है क्या। पहले ये मन से डर निकालने की कोशिश कीजिए कि बैंक में सारे व्यवहार अंग्रेजी में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। या बैंक में सारे व्यवहार मराठी में होते हैं, ऐसा नहीं है। बैंक में जो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके सारे व्यवहार हिंदी में भी हो सकते हैं, इसलिए बैंकों में हिंदी का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन होता क्यों क्यों है कि किसी एक शब्द का पर्याय हमें मराठी में पता होता है या अंग्रेजी में पता होता है, लेकिन हिंदी में उसका पर्याय पता नहीं होता। इसलिए तीसरी बात इसमें है वित्त, वाणिज्य, व्यवसाय एवं बैंक संबंधी पारिभाषिक शब्दावली। जैसे देखिए, अगर आप बैंक में जाते, मैंने अभी जैसे कहा था कि बैंक के लिए हिंदी शब्द अधिकोष है, तो ये ऐसे पर्यायवाची जो शब्द हैं उनको पारिभाषिक शब्दों के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब पारिभाषिक शब्दों को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निकल टर्म्स, और ये टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं किसी एक विशिष्ट व्यवहार क्षेत्र में, किसी एक व्यवसाय क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उस विशिष्ट अवधारणा को अभिव्यक्त करने वाला कोई एक विशिष्ट शब्द होता है। अब देखिए, जैसे भुगतान जैसा शब्द है। अब भुगतान जैसा शब्द मराठी वाले पढ़ेंगे तो पहले सुनेंगे ये भुगतान की जगह भुगतान क्या लिखा है। भुगतान का मतलब क्या होता है, पेमेंट। तो ये पेमेंट के लिए भुगतान शब्द कैसे आया, क्या नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं जिनको परिशिष्ट अ के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम जो है शायद आपके पास नहीं है, फिर भी ये बताऊंगा कि मैं उसके जो पाठ्यक्रम के जो विशिष्ट विषय हैं, खास करके वित्त, वाणिज्य, व्यवसाय और बैंकिंग क्षेत्र के संबंधी जो शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, उन शब्दों को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खजांची के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है, या बैंक मैनेजर के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो ये सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। कुल 100-200 लगभग शब्द हो सकते हैं। वो पुस्तक अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा उसमें। तो देखिए कि ये जो दूसरा हमारा पाठ्यक्रम का भाग है वह बैंकिंग और हिंदी भाषा। इसमें सबसे पहले आपको बैंकिंग क्या है इसका सामान्य परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। बैंक में क्यों पैसे रखे जाते हैं, किस लिए पैसे रखे जाते हैं, बैंक में कितना ब्याज होता है, क्या नहीं, ये सारी सिस्टम, यानी बैंक प्रबंधक से लेकर के सामान्य चपरासी तक, क्लर्क से लेकर खजांची तक, सारा वातावरण आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। फिर बैंकों में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार होता है। अब मैं देखिए स्वयं अनेक बैंकों में मार्गदर्शन के लिए जाता हूँ, बहुत खास करके बैंकों में तो जाता ही हूँ, LIC के कार्यालय में जाता हूँ, उसके उपरांत भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय में जाता हूँ। तो इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ताप विद्युत महामंडल सोलापुर में भी मेरा व्याख्यान हो चुका है। तो वहाँ के कर्मचारियों को किस प्रकार से हिंदी में लिखने की आदत हो, हिंदी में कुछ भी लिखें। अभी तक हम देखिए, अगर कोई आवेदन भी करना हो तो हम अंग्रेजी में झट से लिख देते हैं या मराठी में लिख देते हैं, लेकिन जिस भाषा के प्रति, जिस विषय के प्रति हमें समर्पित होकर के अध्ययन करना है तो उस भाषा में भी लिखना हमें आना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट भरने आना चाहिए, चेक आपको हिंदी में भरने आना चाहिए, कोई अर्जी है वो आपको हिंदी में भरने आनी चाहिए। कहीं अगर आप अंतरण कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इस बैंक से उस बैंक में, तो उसका जो आवेदन होता है उस आवेदन में बराबर आना चाहिए। आपका अकाउंट नंबर, उसमें खाता नंबर आपको ठीक ढंग से डालने आना चाहिए। आपकी ब्रांच जो है, जिस बैंक की जो शाखा है उस शाखा का विशिष्ट जो कोड होता है, वो कोड डालने आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये बातें अगर आप ठीक ढंग से समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो आमतौर पर गलतियां होती हैं, और जब दूसरे की सहायता लेते हैं, इतना लिख करके दो, इतना ये हमें नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अंग्रेजी में या मराठी में बैंकिंग के क्षेत्र में जिन शब्दों का व्यवहार हो रहा है उनके लिए हिंदी प्रतिशब्द कौन से हैं, वो उन पारिभाषिक शब्दों का भी अध्ययन आपको
बड़ी संजीदगी से, बहुत ही गंभीरता से करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप इस बात को समझ पाएंगे। उसके उपरांत देखिए, आपके अकाउंटेंट क्षेत्र का या वाणिज्य के क्षेत्र का, कॉमर्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर लेखन कौन सा होता है तो वो होता है खाता लेखन, जिसको लेखा कर्म भी कहा जा सकता है, लेखा कार्य भी कहा जा सकता है। तो वो क्या है, ये तीसरा भाग हमें पढ़ना है। पहला कार्यालयीन लेखन हमने देखा, बैंकिंग लेखन देखा, अब तीसरा जो है वो है लेखा संबंधी कार्य। लेखा कर्म जो होता है, ऑडिट का जो कर्म होता है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का जो कर्म होता है, उस कर्म में क्या क्या आपको करना पड़ता है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। जो तीसरा शीर्षक है लेखा कार्य और बही खाता लेखन, इसको लेकर के अब इसका ऑनलाइन भी वर्जन आ चुका है, लेकिन उसके मूल सिद्धांत वही है। प्रैक्टिकल आप जैसा भी कीजिए, हो सकता है आप टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से करें, या खाता बुक या बही खाता बुक नाम का जो ऐप आया है उसके माध्यम से करें, लेकिन करना तो वही है। कम समय में करो या समय लगा कर करो, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। शायद आपके जो साळुंखे सर हैं, साळुंखे सर जी ने आपको तलपट क्या होता है, बही खाता क्या होता है, लेखा कर्म क्या होता है, ये सारी प्रक्रिया आपको बताई होगी, लेकिन वो अंग्रेजी माध्यम से बताई होगी। ये आपको हिंदी माध्यम से भी समझ में आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपको ये बही खाता क्या है ये समझना पड़ेगा, लेखा कर्म समझना पड़ेगा कि ये उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिए, संस्कृत में एक कहावत है कि सर्वेषां शुचिनां मध्ये अर्थ शुचि गरीयसी। आर्य चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र का ये वाक्य है। वे ये कहते हैं कि दुनिया में सारी पवित्रताएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे बड़ी पवित्रता है वो है पैसे की पवित्रता। मतलब एक पैसा आया और एक पैसा कैसे कैसे उसकी आय हुई और कैसा वो व्यय हुआ, किस प्रकार से वो क्रेडिट हुआ और किस प्रकार से डेबिट हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें अगर पारदर्शिता न हो तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार पर अंकुश अगर लगाना है आपको, तो सबसे पहले आपको बही खाते के मूलभूत सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, उसके उद्देश्य को समझना पड़ेगा, उस लेखा कर्म को समझना पड़ेगा, ऑडिट क्यों किया जाता है किसी चीज को, तो बही खाता लेखन की प्रक्रिया क्या है। फिर उसके उपरांत रोज नामचा या दैनिक पंजी। देखिए, अगर आपने दिवाली में जब लक्ष्मी पूजन होता है ना, तो उस लक्ष्मी पूजन के समय आपने देखा होगा कि सारे के सारे जितने भी व्यापारी लोग होते हैं वो लाल रंग की एक बड़ी बही बनाते हैं, और उसमें हर रोज उस तारीख से इस तारीख में इतनी बिक्री हुई, इतनी खरीदी हुई, इस ये हुआ वो हुआ, हर पैसे का हिसाब रखते हैं। वो हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। उसको कहते हैं दैनिक पंजी। पंजी मतलब इसको नोंद कहा जाता है मराठी में। इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, ये माल बेचा, ये माल खरीदा, इतने पत्र भेजे, इतने पत्र भेजने के रह गए, इतने पत्र आए, इतने पत्रों पर हमने कार्य किया। इन सभी चीजों का जब जहां तक मुद्रा में, पैसे में, रुपए में उसका सही सही अंकन होना अत्यंत जरूरी होता है। खाता बही या प्रपंजी। देखिए, पंजी पंजी मतलब रजिस्टर बुक, जहां नोंद की जाती है, पंजी की जाती है। प्रपंजी का अर्थ होता है खाता बही, खाते की बही। हर खाते में समझिए, आपने उधार के खाते में इतने पैसे पहले लिए हुए थे, भांडवल के खाते में इतने पैसे लिए हुए थे, जिसको हम हिंदी में पूंजी कहते हैं। आपने इस व्यवसाय में इतनी पूंजी लगा दी, इतने शेयर्स खरीदे, या इतने अलग अलग विभाग करके आपकी पूंजी के आपने अलग अलग लोगों की मदद ली, इतने लोगों ने आपको कर्जा दिया। ये सारी चीजें हर रोज हर रोज दैनंदिन उसका हिसाब किताब रखना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर उसके बाद तलपट का स्वरूप। तलपट का मतलब ऐसा एक टेबल, ऐसी एक सारणी जिसमें 4 कॉलम हो, 4 कॉलम जिसमें डेबिट और क्रेडिट के 2 भाग हों, और वो किस चीज के लिए डेबिट किया गया, किस चीज के लिए क्रेडिट किया गया, मतलब जमा कैसे हुए, खर्च कैसे हुए, उसका प्रत्येक का सही सही हिसाब, और अंत में वह
आप ये सब साळुंके सर से सीख रहे होंगे, वो अंग्रेजी में सिखा रहे होंगे, आपको उसका केवल हिंदी रूप करके सीखना है। फिर उसके बाद लेखा कर्म, ऑडिटिंग क्या होता है, बही खाता संबंधी पारिभाषिक शब्दावली। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने बैंकिंग संबंधी पारिभाषिक शब्दावली देखी थी। अब परिशिष्ट आ में हमें देखना है कि बही खाते संबंधी क्या क्या शब्द आ सकते हैं, उन शब्दों का भी हमें अध्ययन ठीक ढंग से करना है। तो ये रहा तीसरा जो भाग आपका लेखा कर्म और बही खाता लेखन। उसमें बही खाता और लेखा कर्म का उद्देश्य, बही खाता लेखन की प्रक्रिया, रोज नामचय दैनिक पंजी। उसके उपरांत हम देखते हैं कि बही खाता बही या प्रपंजी क्या होती है, तलपट का स्वरूप कैसा होता है, लेखा कर्म और बही खाते संबंधी पारिभाषिक शब्दावली परिशिष्ट आ। ये जो 3 भाग हमने आज देख लिए। इसके उपरांत हमें देखना है कि वाणिज्य, व्यवसाय और माध्यम, जिसको आमतौर पर मीडिया कहा जाता है। यानी आज देखिए कि माध्यम का इतना बड़ा प्रभाव हम पर आया है कि इस प्रभाव के चलते कॉमर्स के लिए, खास करके स्टॉक एक्सचेंज की बातों के लिए अलग से चैनल बन चुके हैं। केवल किसी समाचार चैनल में कोई बात आती है ऐसा नहीं है। जी बिजनेस जैसा चैनल है या अन्य चैनल भी हैं, वो अगर आप हर रोज देख रहे होंगे तो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में बहुत सारे पारिभाषिक शब्दावली आपके कान पर आएगी, आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो मीडिया है वो एडवांस्ड मीडिया की बात करने से पहले हम थोड़ी पूर्व काल की, भूतकाल की मीडिया की बात करना अत्यंत आवश्यक लगता है। और सबसे पहले ये मीडिया किस काम को आता है? जनसंचार के काम में, जिसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इस मास कम्युनिकेशन में, इस जनसंचार में मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये तो आपको पता है ही। जनसंचार, इस शब्दों को पहले आपको समझना पड़ेगा। मास कम्युनिकेशन क्या होता है समझना पड़ेगा, तो उसका तात्पर्य क्या है और उसके अलग अलग भेद कैसे हो सकते हैं। फिर उसके उपरांत जनसंचार माध्यम क्या है, उसके अलग अलग रूप क्या है। देखिए पुराने जमाने में जनसंचार के माध्यम बहुत कम थे, लेकिन आज जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी है, इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी है कि केवल मुद्रित माध्यम, मतलब केवल वर्तमान पत्र जैसे आज का मैंने खरीदा, ये ऐसा वर्तमान पत्र ही नहीं, आपको जी बिजनेस जैसा चैनल भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन शेयर बाजार में अपने पैसे लगाते हैं और हर रोज उसके शेयर के भाव कैसे कम ज्यादा होते हैं इस पर नजर रखे होते हैं। तो जनसंचार माध्यम का जो ये बहुत बड़ा क्रांति का क्षेत्र आ गया है, क्षेत्र में क्रांति जो आ गई है, उसके अलग अलग रूपों को आपको समझना पड़ेगा। मतलब जनसंचार माध्यम आपको मुद्रित माध्यम से आ सकता है, आपके सामने आ सकता है, फिर पुस्तकों के माध्यम से आ सकता है, मासिकों के माध्यम से आ सकता है, यानी नियतकालिकों का माध्यम। फिर दूसरा है श्राव्य माध्यम, जिसको हम रेडियो कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, वह भी आपका बहुत बड़ा माध्यम है, जनसंचार का माध्यम है। उसके बाद दूरदर्शन या टेलीविजन, और दूरदर्शन के हजारों चैनल आज जो हैं वो भी एक प्रकार से जनसंचार के माध्यम आपके सम्मुख है। और आज इंटरनेट भी बहुत बड़े जनसंचार का माध्यम बन रहा है। इतना ही नहीं, जनसंचार माध्यम आज एक सामाजिक माध्यम भी बन चुका है, जिसको हम सोशल मीडिया का रूप कहते हैं। और सोशल मीडिया में आप जानते हैं, व्हाट्सएप से लेकर के, व्हाट्सएप हो या उसके उपरांत हम देखते हैं कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यानी ब्लॉग लेखन हो, इनके माध्यम से भी हम अपने विचार हम हर ओर व्यक्त कर सकते हैं। और खास करके समाचारों को ये बहुत तरजीह है, इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन मिलती रहती है। इसके उपरांत देखिए कि ये भी कहा गया है कि वाणिज्य व्यापार में मीडिया की भूमिका क्या हो सकती है। ध्यान रहे, अगर पुराने जमाने की बात अगर हम करें, एक 10-20 साल पहले की बात करें, तो अगर किसी एक इन्वेस्टर को, किसी एक निवेश करने वाले व्यक्ति को, पूंजी निवेश करने वाले व्यक्ति को अपना पैसा लगाना होता था, तो उसके लिए उसे मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता, जहाँ शेयर मार्केट है।
स्टॉक ब्रोकर लोगों के साथ मिलना पड़ता, फिर उसके बाद देखना पड़ता कि 2-4 वर्ष पहले से कौन कौन सी कंपनी का शेयर कितना बढ़ा है, कौन सी कंपनी घाटे में चल रही है जिसके शेयर गिर रहे हैं। इस सारे का अध्ययन करके फिर पूंजी निवेश करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बहुत वेगवती प्रक्रिया बन चुकी है। मेरे ख्याल से इस विषय को अगर आप ठीक ढंग से समझना चाहते हैं, मतलब मैं वैसे कुछ रिकमेंडेशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझिए, हॉटस्टार पर एक बहुत अच्छी फिल्म आई है जो अरशद मेहता स्टॉक ब्रोकर जो था, उसको लेकर के जो अभिषेक बच्चन जी ने जिसमें भूमिका की है, तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको यानी शेयर मार्केट का पुराना स्वरूप और नया स्वरूप कैसे बदल रहा है ये भी, और बहुत सारे लोग जी बिजनेस पर या अन्य आईबीएन या कुछ और भी चैनल होते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं और ऐप के माध्यम से खेलते रहते हैं। मतलब ये शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया की इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, और मीडिया जिसको हम जनसंचार माध्यम कहते हैं, वो जनसंचार माध्यम कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है वाणिज्य व्यापार में। ध्यान रखिए, दुनिया की कोई भी कंपनी कितना भी बड़ा, कितना भी बेस्ट प्रोडक्ट क्यों न बनाए, जब तक आप उसकी मीडिया के द्वारा एक अच्छी जाहिरात, एक अच्छा विज्ञापन या एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो चलेगा नहीं। यानी बहुत सारे, देखिए आज ये विज्ञापन की दुनिया इतनी जबरदस्त फैली हुई है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बिना विज्ञापन के कारण समाप्त हो गए। एचएमटी घड़ी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका विज्ञापन खत्म करने वाले खत्म हो गए। टाइटन आ गया उसके अच्छे, और वो आज ज्यादा बिकने लगा। ध्यान रखिए कि यहाँ जो बोलने वाला है, विज्ञापन जो अच्छा विज्ञापन करेगा, उसके अच्छे ग्राहक मिलेंगे, उसके अच्छे उपभोक्ता मिलेंगे, और जब तक अच्छा उपभोक्ता नहीं मिलता तब तक वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद क्रय नहीं होता, और जब तक बिक्री नहीं होती किसी उत्पाद की, तब तक फायदे में वो कंपनी नहीं रहती। तो इस प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है। अब देखिए, स्वामी रामदेव जी, मैं उदाहरण जानबूझ कर दे रहा हूं यहाँ। स्वामी रामदेव जी एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने इस सारे वाणिज्य का अध्ययन करने के उपरांत अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बेचने के लिए जो एक तंत्र बनाया, एक सन्यासी होकर के भी, तो वो किस प्रकार से बनाया वो भी आपको देखना पड़ेगा। और उनका खुद का मीडिया है, उनके खुद के 2 चैनल हैं, ये भी समझ, और वो उन पर खुद के अपने विज्ञापन आते हैं, और अन्य चैनल पर भी उनके विज्ञापन होते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप ये समझें, और मीडिया लेखन को समझे पहले, क्योंकि वित्त वाणिज्य का मीडिया में स्थान बहुत ज्यादा है, और मीडिया के द्वारा ही वित्त वाणिज्य और व्यवसाय संबंधी गतिविधियों को एक वेग आता है, एक गति आती है, फायदे का सौदा होता है। तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया लेखन क्या है, और मीडिया में व्यवसाय से संबंधी लेखन कैसे हो सकता है, और मीडिया में लेखन का व्यवसाय कैसे चलता है। उसके उपरांत आपको मीडिया लेखन के प्रकारों को समझना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। वित्त वाणिज्य और व्यवसाय और मीडिया से संबंधित जो लेखन है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका आज अदा कर रहा है। मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कला की भी बात करूंगा। अगर समझिए, मैं एक हिंदी का अच्छा अनुवादक हूँ, हिंदी का अच्छा लेखक हूँ, तो मैं अनुवाद कर सकता हूँ, मुझे उससे पैसे मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी फिल्में डबिंग होती हैं, उसके लिए भी मूल अंग्रेजी या मूल दक्षिण भाषा या मराठी भाषा का डबिंग आर्टिस्ट, उसके लिए भी बहुत सारे, मतलब लेखन में, व्यावसायिक लेखन की कोई मर्यादा आज नहीं रही। आप उपन्यास लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, ये तो कलात्मक बातें हुई। आप नाटक लिख सकते हैं, आप रंगमंच लिख सकते हैं, आप टीवी सीरियल लिख सकते हैं, आप वेब सीरीज लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वाणिज्य संबंधी भी लेखन कर सकते हैं।
आज देखिए बहुत बड़ा ये क्षेत्र आप लोगों के लिए है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी हिंदी के माध्यम से वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करें, आप अंग्रेजी में ज़रूर लिखें, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और मराठी में भी अपनी अभिव्यक्ति करना सीखें। आप अपने व्यावसायिक बही खाता कर्म से लेकर के रिपोर्ट राइटिंग तक सारी चीज़ें आपको अंग्रेजी के साथ साथ, मराठी के साथ साथ हिंदी में भी आनी चाहिए, क्योंकि आज का समाज किसी एक भाषा पर निर्भर नहीं है। आज का समाज बहुभाषी बन चुका है, और जब ये बहुभाषी समाज बन जाता है तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा में कितनी बड़ी ताकत है। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे इस समय के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो नई शिक्षा नीति लाई है, उस शिक्षा नीति में इतर देशीय भाषाओं को, हमारी देशी भाषाओं को बहुत महत्व दिया है। और हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ही, हमारी राजभाषा है ही, इसलिए इस माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से शिक्षा में भी ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। और उत्तर भारत में ऐसे अनेक महाविद्यालय हैं, ऐसे अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जिसमें हिंदी के माध्यम से, जिसमें से एक विश्वविद्यालय भोपाल में है, जिसका नाम मैं आपके समूह रख रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। इसमें सारे के सारे शिक्षाओं का माध्यम हिंदी है। केवल वित्त वाणिज्य संबंधी नहीं, साइंस का शिक्षण प्रशिक्षण भी हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है, पत्रकारिता का भी हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है, स्क्रिप्ट राइटिंग का भी हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है। यानी देखिए कि आज इतना बड़ा लेखन का क्षेत्र है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मेरे पत्रकार मित्र हैं, कोई लोक सत्ता में काम करता है, कोई सामना में काम करता है, कोई लोकमत में काम करता है, लेकिन जब इसके हिंदी वर्जन आते हैं, जैसे सामना की जगह दोपहर का सामना आया, तो जो समाचार उन्होंने मराठी में बनाया था, उसका दोपहर का सामना में उसे सायन दैनिक है वो, उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा, उसका ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, उसका अनुवाद करना बहुत जरूरी है। इसलिए अनुवाद का भी बहुत बड़ा क्षेत्र मीडिया के क्षेत्र में, वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, आगे भी निभाएगा। इसलिए आपका 5वां जो बिंदु है आपके पाठ्यक्रम का, जो शीर्षक है, वह है व्यावसायिक अनुवाद। केवल अनुवाद नहीं, व्यावसायिक अनुवाद। उसके पहले आपको पहले अनुवाद को समझना पड़ेगा, अनुवाद के स्वरूप को समझना पड़ेगा, अनुवाद के भेदों को समझना पड़ेगा, अनुवादक के गुणों को समझना पड़ेगा, अनुवादक की गलतियों को समझना पड़ेगा, अनुवाद में होने वाली गलतियों को समझना पड़ेगा, शाब्दिक अशुद्धियों को समझना पड़ेगा, वाक्यगत अशुद्धियों को समझना पड़ेगा, मुद्रित दोष शोधन को समझना पड़ेगा। ये सारी चीज हैं। और उसके बाद अनुवाद को, और अनुवाद की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। फिर उसमें भी 2 प्रकार का अनुवाद, अभी हमने बैंकिंग और मीडिया, ये 2 प्रकार के क्षेत्र देखे थे। तो बैंकिंग अनुवाद का एक क्षेत्र है, मीडिया अनुवाद का एक क्षेत्र है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। अब मन की बात वो हिंदी में होती है, लेकिन कुछ देर बाद भारत की सारी भाषाओं में उसका अनुवाद प्रसारित होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हिंदी समझ में नहीं आ पाए तो मराठी में उसका अनुवाद उपलब्ध है, जो थोड़ी देर के बाद प्रसारित होता है। उसके बाद कन्नड़ वाले को। देखिए कि भारत जैसे बहुभाषी देश में अब किसी एक भाषा से काम नहीं चलेगा। आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, आपकी मातृभाषा मराठी सीखनी पड़ेगी, आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आपको आपकी पड़ोसी की भाषा कन्नड़ या तेलुगु सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वित्त और वाणिज्य का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इतना विस्तृत है। अब देखिए, कुछ वर्षों पहले जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बनाती थी और उसकी जाहिरात केवल अंग्रेजी में करती थी, अब उनको झक मारते हुए हिंदी में जाहिरात करनी पड़े। पहले पेप्सी की जाहिरात करनी पड़ती थी, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, लेकिन बाद में ये प्यास है बड़ी,
या ये दिल मांगे मोर में रूपांतरण करना पड़ा उनको, क्योंकि उनका जो टारगेट उपभोक्ता वर्ग है वो हिंदी जानने वाला है, भारतीय भाषाओं को जानने वाला है। तो धीरे धीरे अब देखिए, मैं उदाहरण के लिए तो बताता हूँ आपको कि जब जी टीवी के माध्यम से निजी टीवी चैनलों की शुरुआत हुई, उसमें स्टार नाम का भी एक चैनल आया था, और स्टार चैनल पर वो केवल अंग्रेजी कार्यक्रम दिखाया करते थे, और उसमें एक कार्यक्रम था माइंड योर लैंग्वेज नाम का। और माइंड योर लैंग्वेज ये लोगों ने देखना पसंद ही नहीं किया, तो फिर स्टार वालों ने उसका हिंदी वर्जन जबान संभाल के रूप में निकाला। कहने का मतलब ये है कि आ, अपनी भाषा अपनी भाषा में जो भाव व्यक्त हो सकते हैं वो अन्य में नहीं हो सकते, इसलिए बहुराष्ट्र कंपनियों ने अपने सारे विज्ञापन, अपने सारे जाहिरात ये हिंदी में करना शुरू किया, हिंदी में प्रोग्रामिंग आ गई। इतना ही नहीं, कौन बनेगा करोड़पति आप जानते हैं, ये पहले अंग्रेजी में हु वांट्स टू मिलेनियर नाम की एक कार्यक्रम था, उसका हिंदी रूपांतर स्टार वालों ने किया, फिर बाद में वो अलग अलग चैनल पर आते हुए सोनी चैनल पर आ गया, बात अलग है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पैसे की बात होती है वहां उस पैसे की बात को अगर हम अपनी भाषा के माध्यम से समझाएं तो लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी में लोग अभी भी उतने माहिर नहीं हैं, अंग्रेजी से अभी भी डरते हैं। मेरे ख्याल से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निकाल कर देखिए तो अनुत्तीर्ण होने वालों का, फेल होने वालों का अधिकतर प्रमाण, अधिकतर अनुपात ये अंग्रेजी में होता है, कितनी भी कंपलसरी कीजिए। इसलिए अंग्रेजी के स्थान पर हमने एतद देशीय भाषाओं को बढ़ाना, ये भी मोदी जी के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई है 2020 की, उसके लिए भी अत्यंत आवश्यक बात हमारे सामने ये प्रतीत होती है। तो देखिए कि अनुवाद, ध्यान रखिए, बहुभाषी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 भाषाएं तो मनुष्य को आनी चाहिए, और वो एक भाषा जिसको हम सोर्स लैंग्वेज कहते हैं उसका टारगेट लैंग्वेज में उसे रूपांतरण, भाषांतरण करने आना चाहिए। मतलब स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करने आना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिए, आजकल जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, समझिए आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका कैलकुलेटर है, तो उसके साथ 3-4 भाषाओं में उसकी प्रविधि होती है, उसको कैसे चलाना है, ताकि जो खरीदार व्यक्ति है, उपभोक्ता व्यक्ति है या ग्राहक व्यक्ति है, उस ग्राहक को अपनी भाषा में से उसका ज्ञान हो जाए। इसलिए बहुभाषिता के साथ साथ अनुवाद की भी एक बहुत बड़ी परंपरा वाणिज्य के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आ रही है और बहुत आगे तक जाएगी। आगे हैं आपके पाठ्यक्रम में, देखिए यानी ये जो 5 भाग हैं, ये 5 जो अलग अलग शीर्षक हमने देखे, वाणिज्य व्यापार संबंधी कार्यालयी लेखन, जिसमें प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, प्रतिवेदन की बात की थी। उसके उपरांत बैंकिंग और हिंदी भाषा, जिसमें बैंकिंग का सामान्य परिचय, बैंकों में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार बढ़े, फिर उसके बाद और व्यवसाय और बैंक संबंधी पारिभाषिक शब्दावली, उसके उपरांत लेखा कार्य और बही खाता लेखन, जिसमें बही खाता लेखन, लेखा कार्य, लेखा कर्म क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, बही खाता क्या होती है, उसकी लेखन प्रक्रिया क्या होती है, रोज नामचा या दैनिक पंजी क्या होती है, खाता बही या प्रपंजी क्या होती है, तलपट उसका स्वरूप क्या होता है, लेखा कर्म और बही खाता संबंधी पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, उसके उपरांत वित्त, वाणिज्य, व्यवसाय और मीडिया, जनसंचार माध्यम जिसे कहा जाता है, जनसंचार का तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं, जनसंचार माध्यम के विविध रूप क्या होते हैं। इतना ही नहीं, वाणिज्य और व्यवसाय में या वाणिज्य व्यापार व्यवसाय में मीडिया की भूमिका क्या होती है, उसके उपरांत मीडिया लेखन में व्यवसाय लेखन, व्यावसायिक लेखन किस प्रकार किया जा सकता है, या लेखन किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में आ सकता है, उसके उपरांत मीडिया लेखन के प्रकार, इसके उपरांत व्यावसायिक अनुवाद, जिसमें अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का स्वरूप क्या होता है, अनुवाद के भेद क्या होता है, अनुवाद के गुण क्या होते हैं, अनुवाद की प्रक्रिया कैसे होती है, बैंकिंग अनुवाद क्या होता है, मीडिया अनुवाद क्या होता है, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखिए, गत सत्र में एक भाग मैंने आपको जानबूझकर अनेक बार पढ़ाया था, वह था वाणिज्य संबंधी निबंध लेखन। अब वही बात आपको मीडिया लेखन में आने वाली है। मतलब समझिए कि नोटबंदी से, जिसको हम डिमोनेटाइजेशन या
विचलनीकरण या निश्चलीकरण कहते हैं, उसके परिणामों पर निबंध आप लिख सकते हैं। या फिर कोरोना की महामारी में कितने व्यवसाय डूब गए, इस पर भी व्यावसायिक रूप से एक निबंध लिख सकते हैं। वह एक प्रकार से मीडिया लेखन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि हर शुक्रवार शनिवार लगातार 2 घंटे मतलब 40-40-80 मिनट हमारे पीरियड होने वाले हैं। अगर आप बोर हो रहे होंगे तो आज के दिन यहाँ रुकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रश्न पत्रिका का प्रारूप आपके सम्मुख देखना जरूरी है। ध्यान रखिए, मैंने इससे तासिका शुरू होते समय कहा था कि आप परीक्षार्थी होने के साथ साथ विद्यार्थी भी हैं, और अब मैं इसका उल्टा कहता हूं कि आप विद्यार्थी होने के साथ साथ परीक्षार्थी भी हैं। और आपका जो वाणिज्य का पाठ्यक्रम है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का है, और वह 100 अंकों का है। साइंस आर्ट की तरह 50 अंकों का नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत इसमें लेनी पड़ेगी। तो देखिए कि ये बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र चतुर्थ संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 का प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन निम्न प्रकार से है। इसके लिए समय 3 घंटे दिए जाते हैं। इसके पूर्णांक 80 हैं। 80 अंक आपको 80 अंकों का प्रश्न पत्र आपको आएगा। इसमें पहली सूचना दी जाती है कि पहला प्रश्न अनिवार्य है। ध्यान रहे, पहला प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 7 में से किसी किन्हीं चार के ही उत्तर आपको लिखने हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 5 प्रश्न आपको लिखने हैं। और पहला प्रश्न जो है उसी का उपयोग करके आपके इसके ऑनलाइन प्रश्न पत्रिका निकाली जाती है आजकल। वह है बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुपर्यायी प्रश्न जो 5 अंकों के होते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये 5 अंकों के लिए होते हैं। रिक्त स्थानों की आपूर्ति कीजिए, मराठी में गाळ्याला जागा भरा, फिल इन द ब्लैंक्स अंग्रेजी में कहा जाए, उसके 5 अंक। और फिर सही या गलत, एक वाक्य दिया जाएगा और वाक्य सही या गलत है यह आपको निश्चित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसके 5 अंक। तो इस प्रकार से 20 अंकों का ये पहला प्रश्न है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अनिवार्य प्रश्न है, और लगभग इसकी भी अगर आपने ठीक ढंग से तैयारी की तो भी, अगर ऑनलाइन परीक्षाएं हों या ऑफलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कैसी भी हों, ये 4 प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक बहुपर्यायी, मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके 4 उत्तर दिए जाएंगे और 4 उत्तर में से कोई एक आपको निश्चित करना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तीसरे रिक्त स्थानों की आपूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान दिए जाएंगे और एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में से थोड़ा सा रिक्त स्थान रहेगा, उसमें आपको उचित पर्याय लिखना पड़ेगा। और फिर सही या गलत, समझिए उदाहरण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगाता है, ऐसा वाक्य दिया जाएगा और उसको सही या गलत उत्तर आपको लिखना है, तो सही, गलत है तो गलत आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो 5-5-5-5 ऐसे 20 अंक आपको अर्जित करने हैं। और इतना भी अगर आपने ध्यान में रखा, केवल इसी प्रश्न की भी बहुत अच्छे से तैयारी की, तो हो सकता है कि आगे कोरोना बढ़े, यानी अगर फिर से ऑनलाइन परीक्षाएं या वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हों तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, मतलब जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण पुस्तक है आपकी इस सत्र की, जो भाग आपको दिया गया है, उस भाग में से कोई एक वाक्य पूछा जाएगा, उस वाक्य का संदर्भ पूछा जाएगा, चाहे वो अनुराधा मृगणी जी के पाठ में आया हो, चाहे वो माधव सोनटक्के जी के पाठ में आया हो। जो अलग अलग पाठ लिखे गए हैं ना, अलग अलग पाठ्यक्रम निर्माता लोगों के द्वारा, अगर वो पुस्तक आपने देखी होगी तो वो आपको आना चाहिए, और उसको 15 अंक है, ध्यान रखिए। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है, सारे प्रश्न अब दीर्घोत्तरी हैं। तीसरा प्रश्न होगा दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंकों के लिए, चौथा भी वैसे, 5वां भी वैसे और छठा भी वैसे। केवल 7वें प्रश्न में थोड़ा सा अलगाव इस प्रकार है कि उसमें टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है, और 5 में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगर आप अच्छी तरह से अच्छे अंक कमाना चाहते हैं, समझिए ऑफलाइन परीक्षाएं हुई, लिखित रूप में परीक्षाएं हुई, तो आपको पहला प्रश्न और 7वां प्रश्न कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिए 5 में से 5 अंक देना अध्यापक के लिए बहुत आसान होता है,
लेकिन वो 10 में से 10 अंक की जगह 8 ही देता है। इसलिए ये 15 अंक और ये पहले 20 अंक, 15 और 20 कितने होते हैं? 15 और 20 35 अंक। तो ये 35 अंक आपके हाथ के हैं। इसमें गलती हुई तो गए, लेकिन सही आए तो सही, जैसे जितने चाहे उतने अंक मिल सकते हैं। बाकी 15-15 अंकों की जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है उसमें से कोई 3 आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ्यक्रम, उसका प्रश्न पत्र का प्रारूप और उसके उपरांत अंक विभाजन है या अंक वितरण है। अब इसके उपरांत ये जो 80 अंकों का जो प्रश्न पत्र है, लेकिन आपकी परीक्षा तो 100 अंकों की होगी, तो उर्वरित जो या शेष जो 20 अंक हैं वो 20 अंक अंतर्गत मूल्यांकन के लिए। और ध्यान रखिए, अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 10 अंक आपके गृह कार्य के लिए जो आप लिख करके देते हैं, और उस जो लिख करके आपने दिए हैं प्रश्नों के उत्तर, उस पर मौखिक की परीक्षा, जिसको हम तोंडी परीक्षा कहते हैं, उसके लिए 10 अंक होते हैं। दुर्दैव से असाइनमेंट ही नहीं ला रहे हैं तो मौखिक परीक्षा कैसे? बार बार कहना पड़ रहा है। शायद आपने गायकवाड़ और राहुल दोनों को, आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि हम आपके असाइनमेंट या आपके जो गृह कार्य है वो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन छात्र आ रहे हैं नहीं रहे। और ध्यान रखिए, सही पद्धति क्या है? आपने जो गृह कार्य किया हुआ है उस पर आपकी मौखिक परीक्षा हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मौखिक परीक्षा आप गूगल मीट के माध्यम से भी हम ले सकते हैं, एक एक को बुला करके स्लॉट के बाद। तो इस प्रकार कुल हाँ मिलाकर सर, ले के सकते हैं। जी, पूछना है कुछ? हेलो? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं? कुछ नहीं सर। ठीक है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि मौखिक परीक्षा ले सकते हैं सर इसके माध्यम हाँ से। हाँ, इस माध्यम से हम मौखिक की परीक्षा ले सकते हैं, कह रहा था। ठीक है, हम ऐसा प्रयास करेंगे। तो देखिए कि जो 80 अंकों का आपका प्रश्न पत्र है और 20 अंक जो आपके 10 अंक मौखिक के और 10 गृह कार्य के, इस प्रकार से 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता है। और एक बात ध्यान में रखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में अंक बहुत आपको बढ़ा करके दिखते हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट अंत में आता है ना, तब पता चलता है आपको ग्रेडेशन कैसा हुआ। कोई A+ तक होता है, कोई A होता है, कोई B होता है, कोई B+ होता है, कोई C होता है, कोई C+ होता है। तो कृपया करके ये जो रेंज होती है उसकी, उन रेंज को ध्यान में रख करके अध्ययन करो। मतलब समझिए कि अगर 80% के A+ के लिए 80% आपको चाहिए, अब प्रतिशत में आपका जो गुणांकन है ना, वो प्रतिशत में नहीं होगा, अब ग्रेडेशन में होगा। और ग्रेडेशन में जो आपका मूल्यांकन हो रहा है, उस मूल्यांकन में समझिए 80% वाले को 80% से आगे, 80% वाले से आगे को A+ अगर अंक होंगे या A होंगे, तो 82 वाले को भी A ही मिलेगा, 83 वाले को भी A ही मिलेगा, 85 वाले को A+ मिलेगा। मतलब आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा बढ़ गया। पहले आपकी परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करते थे वो प्रतिशत के आधार पर आपको एडवांटेज हो जाता था, लेकिन अब एडवांटेज वैसा नहीं रहा। आपको तो ग्रेड अच्छा लेना ही है, और अच्छा लेते लेते समय एक और महत्वपूर्ण बात, क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी आपको बढ़ाना है। CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड परसेंटाइल भी आपका बढ़ना चाहिए। तो उसमें भी ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे। कंपटीशन ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि केवल अगर ग्रेड पर मूल्यांकन किया जाए तो 2 छात्रों का ग्रेड एक ही हो सकता है, A या A+, B या B+, C या C+ हो सकता है। लेकिन जब उसकी परसेंटाइल में जाकर के ज्यादा अगर आ, आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप नौकरी के समय, तो आपको वो ग्रेडेशन के जो CGPA के पॉइंट हैं, SGPA के पॉइंट हैं, वो बहुत काम आएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और बहुत सारे छात्रों को लग रहा है हाँ हमको तो इतनी ये ग्रेड आ गया, ये आ गया, लेकिन ध्यान रखें, इसके उपरांत मैं कह रहा हूँ, आपका जो क्षेत्र है आपका कौशल आधारित क्षेत्र है। मतलब जैसे BA वालों को एक सुविधा होती है, उसमें कोई कौशल पढ़ा नहीं जाता आपको, लेखन वाचन कौशल के अलावा कोई कौशल पढ़ा नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा भाषांतर अनुवाद पढ़ाया जाता है।
लेकिन आपको तो वाणिज्य के क्षेत्र में आपको तो मराठी में कहावत है ना, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, वैसी बात होती है। आपको तलपट लेखन आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो कोर्स है, और ध्यान रखिए कहीं भी कोई भी स्टेप अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया होगा तलपट लिखते समय, कोई भी चीज आपकी मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बराबरी समान नहीं आई तो आपके अंक गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको ये सारा हिंदी माध्यम से आना चाहिए, हिंदी माध्यम से आपको उसकी सरासरी निकालने आनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को ध्यान रखिए। सोचिए आप मीन, मीडियन, मोडियन, यहाँ तक कि आगे चल करके पी टेस्ट, चिक्वेस टेस्ट, ये सारी चीजें आपको स्टैट की जितनी भी चीजें हैं सांख्यिकी की वो भी हिंदी के माध्यम से अगर आ जाएंगी आपको तो सोने पे सुहागा लग सकता है। इसलिए मित्रों कृपया करके मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पाठ्यक्रम को केवल केवल हंसी मजाक में मत उड़ाइए। पास कैसे भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, हाँ? अच्छे साळुंखे सर अच्छे हैं, बिरडीकर सर अच्छे हैं, काशिद सर अच्छे हैं, थोड़े से वाइस सर बीच बीच में डांटते हैं वो बुरे हैं, ऐसे कह करके काम नहीं चलेगा। आपको हर रोज इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें और अधिक स्वयं को अधिक अधिक कुशल बनाना है, ये कुशलताएं कैसे अर्जित करनी है। मगर समझिए कि आपको हमने पढ़ा दिया, अनुवाद लेखन पढ़ा दिया, समझिए मीडिया का अनुवाद पढ़ा दिया और सामने खड़ा कर दिया इंटरव्यू लेने वाले ने, ठीक है ये परिच्छेद है इसका अनुवाद करके दिखाओ। सिर्फ करना नहीं है, वो प्रस्तुत भी करना है, बोलकर भी दिखाना है। मतलब लिख तो लिया अच्छा, लेकिन पढ़ने में उच्चारण हिंदी के अच्छे नहीं है, काम नहीं होगा। आज देखिए देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे न्यूज एंकर बन चुके हैं, बड़े बड़े जी न्यूज जैसा चैनल हो, आज तक जैसा चैनल हो, जैसे रोहित सरदाना जी जो गुजर गए उनको श्रद्धांजलि। लेकिन ध्यान रखिए कि वहां नए खून की कितनी मांग होती है, कितनी बहस करनी पड़ती है, और वो तो खास करके वाणिज्य विषय, अगर आर्थिक विषय की अगर बहस हो तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना होमवर्क करना पड़ता है उसके लिए। या अनुवाद का क्षेत्र हो, जनसंचार माध्यमों में अनुवाद का क्षेत्र हो, या बही खाता लेखन का, अगर आपको बही खाता नहीं आता है, आपको खाता बही या प्रपंच नहीं आती, आपको तलपट का ज्ञान नहीं है, आप प्रॉब्लम सॉल्व ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई आपको पूछेगा नहीं, आपकी डिग्री को कोई पूछेगा नहीं। यानी जो बीए की डिग्री का हाल हो गया वो बीकॉम की भी डिग्री का हाल हो जाएगा। इसलिए जो आप सीख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो शिक्षक आपको बता रहे हैं, जो अध्यापक जो प्राध्यापक आपको दिन रात मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, पीपीटी भेज रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, वीडियो बना करके भेज रहे हैं, उनके मेहनत को आप आपकी मेहनत के द्वारा आपके करियर के लिए बहुत काम ला सकते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक ढंग से पढ़ो, उसको बार बार उसका अभ्यास करो, उसका अध्ययन करो, गहराई में अध्ययन करो, और तब तक मत रुको जब तक अध्यापक आपकी पीठ पर हाथ रख करे, ठीक है अच्छा है शाबाश न कहे। ध्यान रखिए हमारे मेरे ख्याल से हिंदी द्वितीय भाषा के छात्रों की संख्या कितनी है, 28 है ना लगभग, प्रथम वर्ष की होगी आपकी 32 है, 32 और 32 में से एक दो छात्र हैं। यानी दुर्दैव है कि इतना बड़ा तंत्र का माहौल है, आप बैठे बैठाए घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर भी अगर उसमें अन्य छात्र जो आए हैं दो, उनका तो स्वागत है उनके लिए, उनको शाबाशी, परंतु जो नहीं आए हैं उनको भी उद्युक्त कीजिए पढ़ने के लिए। ध्यान रहे दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। उसी पवित्र चीज को अगर आप सारे माध्यम होते हुए भी आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आपका ग्रंथालय आपका है, नई नई पुस्तकें आपको ली गई है, स्पर्धा परीक्षा के
बारे में, प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में, तो 20,000 रुपए की पुस्तकें ला करके रखी हैं। जाइए बदल कर कभी लाइए, पढ़िए, अपने वाणिज्य की पुस्तकें पढ़िए। और मैं बार बार कहूंगा, साळुन के सर जो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं ना, उसको स्वयं हिंदी में पढ़ने की कोशिश करो। वो जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो जो तख्ता बना कर दे रहे हैं, सारणी बना करके दे रहे हैं, उसको हिंदी में बनाए कुछ की। सन्ड्री के लिए क्या शब्द हो सकता है हिंदी में, करके देखिए। डेबिट के लिए क्या है, क्रेडिट के लिए क्या है, ये सारा उस पुस्तक में है। जब तक ये आपको नहीं आएगा तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा, और हमें भी आनंद नहीं आएगा। जैसे देखिए, हमारा एक छात्र सैयद अकबर बीए का होते हुए भी वो प्री आईएएस में उसका चयन हुआ, वो इंटरव्यू तक पहुंच गया। सबसे बड़ा आनंद हमें हुआ, उसके माता पिता इतना ही शायद, या हो सकता है उससे भी ज्यादा हुआ हो। तो ये जरूरी है। और ध्यान रखिए, दुनिया में अध्यापक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकता। कभी आपको डांट सकते हैं हम, लेकिन उस डांट के पीछे भी एक अच्छा उद्देश्य होता है कि जो छात्र हमारे हैं वो कुछ आगे जाकर कुछ बन करके दिखाए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। आपको माता पिता के ही सपनों को साकार करना है, हमारे सपनों को साकार करना है। और वाणिज्य विद्या शाखा अब तक नहीं थी, आप उसके पहली बैच के छात्र हैं, तो आपको क्या दें और क्या न दें, हमें ऐसा लग रहा है। इसलिए कृपया करके अधिक से अधिक रूप में, ज्यादा से ज्यादा एक काम आप कीजिए। मैं एक आपको होमवर्क बताता हूँ आपको। आप इंटरनेट के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के हिंदी माध्यम के वाणिज्य की पुस्तकें आप ले सकते हैं, उसकी पीडीएफ ले सकते हैं, वो पढ़ते रहिएगा और बहुत कुछ बातें जानते रहिएगा। लगभग हमारा समय समाप्ति की ओर है, 10 मिनट हमारे रहे हैं, फिर भी आज थोड़ा सा पहले दिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ रुक जाते हैं। अगले शुक्रवार और शनिवार को लगातार 2 पीरियड होंगे, ये ध्यान में रख करके आपको आना है। आज के दिन इतना ही काफ़ी है। नमस्ते।